नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलिटिकल साइंस से, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो राष्ट्रपति का टॉपिक है। देखिए, इससे पहले हम जो है मौलिक अधिकार है, नागरिकता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे हम भारत का सर्वोच्च नागरिक या पहला नागरिक जो है हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देखिए देश का मुखिया है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसके बहुत सारे कार्य हैं, वो सब हम जो है आज राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के बारे अगर एक बात की जाए तो नॉर्मली हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को जो सरकारें होती हैं देश की वो क्या है, अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखती है। जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं वो आप देख लेना, सरकार जो है मोस्टली अपने फेवर का बनाने की कोशिश करती है। ये बनता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, एमएलए वोट डालते हैं, एमपी वोट डालते हैं, वो कैसे जो है एकल हस्तांतरण या प्रणाली द्वारा जो है इसको चुना जाता है, इसके निर्वाचन की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का जो मुखिया है वो होता है, असल में मुखिया देश को होता है प्रधानमंत्री। असल में मुखिया कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री। तो जब हम पढ़ते हैं भाग नंबर 5, संविधान का भाग नंबर 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्र की बात यानी कि केंद्र संघ की बात। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद का जिक्र किस में है भाई, आर्टिकल नंबर 52 में। फिर आर्टिकल नंबर 53 कार्य व शक्तियां। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियां। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54 में है इसका निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होगा। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और 55 में है कैसे होगा, निर्वाचन पद्धति। ये भी बताऊंगा आपको कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन की इसकी पद्धति जो है वो क्या है। फिर आती है राष्ट्रपति की पद अवधि, कि इसका कार्यकाल कितना होता है, क्या इसको हटाया जा सकता है समय से पहले, अगर हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है, वो भी हम इसके बारे डिस्कस जो है वो करेंगे। फिर अगर हटाया गया है तो फिर इसका पुनर्निर्वाचन 57 में, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हटाया जा सकता है तभी क्या होगा, पुनर्निर्वाचन जो है वो हो सकता है। 58 में है योग्यता, 58 में क्या है, योग्यता। ठीक है, उसके बाद शपथ 60 में है, शपथ किस में है, 60 में है। 61 में है महाभियोग, 61 में क्या है, इसके ऊपर महाभियोग। आर्टिकल नंबर 72 समाधान की शक्ति। आर्टिकल नंबर 123 अध्यादेश। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा राष्ट्रपति। ये इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की, जिसमें बात की गई है राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में। फिर है 53 कार्य और शक्तियां, बाद में आपको कराऊंगा। सबसे पहले जो है इसका निर्वाचन जो है, इसका चुनाव जो है वो देख लेते हैं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य, यहां पर क्या याद रखना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के, प्लस किसके हो गए भाई, राज्यसभा के। उसके बाद हर राज्य के एमएलए, जिसे हम विधायक कहते हैं, राज्य के विधायक ये हिस्सा लेंगे किसकी चुनाव प्रणाली में, किसकी चुनाव प्रणाली में लेंगे, राष्ट्रपति की। उसके बाद हमारे पास दिल्ली और पांडिचेरी है जो केंद्र शासित है, जहां विधानसभा है, ये भी हिस्सा लेते हैं। केवल राज्य नहीं लेंगे, केंद्र शासित भी लेंगे, जो दिल्ली और पांडिचेरी है। तो ये याद रखना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और
दिल्ली, पांडिचेरी और राज्य के विधायक मतलब राज्य के एमएलए। यहाँ आप याद रख सकते हो एमपी शब्द और यहाँ याद रख सकते हो एमएलए। एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? हमारी संसद है। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग है। पहला राष्ट्रपति ही है, 2 भाग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे। राज्य के विधायक कौन होंगे? एमएलए होंगे, जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए, दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए जो है वो इसमें भाग लेंगे। इसका जो चुनाव होता है वो होता है प्रायोरिटी के आधार पर, मतलब प्राथमिकता के आधार पर। किस आधार पर होता है? प्राथमिकता के आधार पर। मतलब अगर 2 व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं, 4 व्यक्ति खड़े हैं, मान लो 3 व्यक्ति खड़े हैं, ए बी सी, थर्ड पार्टी है कोई, 3 पार्टियां हैं और 3 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर एमएलए वोट डालने जाएंगे तो यहाँ प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जिसे हम प्रायोरिटी कहते हैं। प्रेफरेंस के मैं चाहता हूँ कि बी राष्ट्रपति बने, लेकिन अगर ये ना बना तो सी बने और ये भी ना बना तो ये बने। मतलब मेरी पहली वरीयता, इसको कह सकते हैं हम प्रेफरेंस को वरीयता। मेरी पहली वरीयता जो है वो इसको है, दूसरी किसको है? इसको है, और तीसरी जो है वो हमारी अगले बंदे को है। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हो गई कि इसको हम कैसे चुनते हैं। ठीक है। अब एकल हस्तांतरणीय प्रणाली बोलते हैं इसे, एकल हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय। ठीक है जी। और अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि देखो प्रत्यक्ष होता है जो हमारे सामने हो, जनता के सामने हो, लेकिन ये अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हैं चाहे वो एमपी हैं, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकल हस्तांतरणीय और अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान। ये भी नहीं है कि ये जाएंगे और खुले में वोट कर देंगे, नहीं, ये भी गुप्त तरीके से होगा। ठीक है। उसके बाद जो है इसके, अब देखो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी जरूरी है, वरना फिर तो सारा देश लड़ने लग जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। इसके लिए जो है कुछ प्रस्तावक और कुछ अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर ये तो फिर ऐसे हो जाएगा कि सीईटी क्लियर ना हो, चलो राष्ट्रपति का फॉर्म भर देते हैं, शायद बात बनी जाए। इसके लिए होते हैं 50 प्रस्तावक। क्या याद रखने हैं? ये एमपी होते हैं, 50 जो है हमारे प्रस्तावक हैं और 50 हमारे अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक कितने होने चाहिए? 50। अब प्रस्तावक और अनुमोदक में क्या है? यहाँ केवल सांसद होने चाहिए, यहाँ केवल एमपी होने चाहिए, यहाँ आपके एमएलए प्लस सांसद होने चाहिए। तो ये क्या हो गए? ये मतलब सीधे सीधी ये बात है कि अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हूं तो 50 एमपी मेरे पास ऐसे होने चाहिए जो कहेंगे कि हाँ हम इसको चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने, वो मेरे फेवर में जो है प्रस्तावक कहलाएंगे, और 50 क्या कहलाएंगे? अनुमोदक। ठीक है जी। इसकी फिर कुछ जमानत राशि होती है, वो जो है जैसे एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं उसके लिए 15,000 रुपये लगभग जो है वो जमानत के रूप में लिए जाते हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और इनकी जो वोटिंग बाद में काउंट होती है वो होती है राज्य की जनसंख्या के ऊपर प्लस उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, राज्य की जनसंख्या के ऊपर प्लस जो है वहाँ पर लोग जो हैं वो कितने रह रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जनसंख्या के ऊपर पूरे उसकी काउंट कर दी जाती है, प्लस कितनी सीटें हैं वहाँ पर एमएलए या एमपी की। ठीक है, ये जो है मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद आती है बात देखो, हमने इसका पद पढ़ लिया, निर्वाचन पढ़ लिया, निर्वाचन की पद्धति पढ़ ली। पद अवधि, देखो पद अवधि क्या है, एक्चुअल में हम कहते हैं 5 साल के लिए बना दिया, लेकिन इसको जो है हम महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं पहले भी। ठीक है, पुनः निर्वाचन बता दिया, प्रक्रिया जब हटेगा तब ये पुनः निर्वाचन होगा। योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए कि राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने का जो है इसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, प्लस भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये सभी कंडीशनें किसके लिए हैं? राष्ट्रपति के लिए है भाई। ठीक है, उसके बाद आती है शपथ। शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अब आता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है कि पहले 1/4 लोग लिखित में देंगे राष्ट्रपति को,
अगर उस भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है किसी गलत गतिविधि में, इसके ऊपर महाभियोग चलाना हो, फिर उसके बाद क्या होगा, किसी भी एक सदन में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। मान लो पहले राज्यसभा में हो गया, फिर जाएगा वो लोकसभा में। लोकसभा में भी यदि वह 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये हट जाता है राष्ट्रपति। ये होता है महाभियोग। अब अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति से यहाँ क्या मतलब है कि इसको पावर है कि ये किसी की भी सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि मृत्यु दंड तक को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को ये पावर देता है। 123 अध्यादेश जारी करता है जो लोकसभा के और राज्यसभा के सेशन होते हैं। 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी नियुक्ति के बारे, किसी भी केस के बारे, किसी भी जो है बिल के बारे, अमेंडमेंट के बारे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी याद रखना है। मजबूर जो है राष्ट्रपति नहीं है, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है। अब सबसे मेन आ जाता है राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियाँ। जो इसकी शक्तियाँ हैं वो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि शक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी। सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ। अब कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो हमारे मंत्रिमंडल है, जो हमारे कानून चलाने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, उसको लागू करने वाले लोग हैं। यहाँ पर क्या होगा, पीएम की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। पीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद के सलाह से पीएम की नियुक्ति करता है ये आपका राष्ट्रपति। ये कार्यपालिका संबंधी पहली शक्ति है, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ जनरल, जो कैग है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सीएजी, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल। इसके बाद हमारा आएगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। इसके बाद आएगा वित्त आयोग। इनकी नियुक्तियां या इनकी जो गठन है वो कौन करता है भाई, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में वो भी पावर है राष्ट्रपति को, ठीक है। अगर बात आएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की, तो ये भी नियुक्तियां कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जजों की या उनके न्यायाधीशों की नियुक्तियां ये भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। कोई अक्षेत्र SC ST बनाना है या नहीं है, इसका भी जो है निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या है कि SC ST क्षेत्र या SC ST आयोग, ये भी लिख सकते हैं। ये भी गठन कौन करेगा भाई, ये राष्ट्रपति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये भी हमारा राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद आती है विधायी शक्तियाँ, ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ थी। उसके बाद आ जाती हैं विधायी शक्तियाँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, संसद का अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है। यहां पर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, कोई भी बिल राष्ट्रपति के साइन के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। राष्ट्रपति के साइन के बाद क्या होता है, वो कानून बनता है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना जो है कोई, मतलब हम संशोधन कर रहे हैं संविधान में, तो राष्ट्रपति की जो है उस पर जरूरत होती है हस्ताक्षरों की। हाँ, एक बिल होता है जिसे हम कहते हैं धन विधेयक, उस पर राष्ट्रपति को पहले ही साइन करने पड़ते हैं। किस बिल पर, जो हमारा धन विधेयक होता है, ठीक है। संसद को संबोधित करना भी, संसद को संबोधित करना। एक आता है 108 अनुच्छेद, आर्टिकल 108, ये होता है संयुक्त अधिवेशन। अब इसके बारे पेपर में बहुत उलझा के पूछता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है,
लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में सत्रावसान या लोकसभा को भंग करना, ये भी किसका काम है भाई? राष्ट्रपति का। सत्रावसान का मतलब होता है 2 सेशन के बीच में टाइम, एक सेशन को जब समाप्त किया जाता है, जैसे भारत में चलते हैं शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र, 3 सत्र भी चलते हैं। उनमें जो सत्रावसान का टाइम है वो कौन देता है? राष्ट्रपति जो है वो उसको करता है सत्रावसान को। यह है वो आ जाती है आपकी वित्तीय। वित्तीय में क्या आएगा देखिए, वो मैंने आपको बता दिया है, धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक में क्या पढ़ेंगे हम कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। ऑप्शन में आता है किस बिल पर जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, मतलब राष्ट्रपति की जो है वो पहले आज्ञा लेनी जरूरी होती है, वो होता है धन विधेयक। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये मजबूरी होती है राष्ट्रपति की, यहाँ साइन करने ही पड़ते हैं। संचित निधि आ जाएगी इसमें, और आपका जो है आकस्मिक निधि वगैरह जिनको राष्ट्रपति यूज कर सकता है, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। उसके बाद जो है न्यायिक शक्ति आ जाती है राष्ट्रपति की। न्यायिक में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमने यहाँ पर लिखा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्या है? समाधान की शक्ति। उसके बाद आ जाती है सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति की। सैन्य शक्तियां क्या है? तीनों सेनाओं का प्रमुख है। क्या है भाई? तीनों सेनाओं का प्रमुख है, मतलब जो हमारा जल थल वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, जिसमें जल थल और वायु को हम काउंट करते हैं। मतलब जो हमारी नेवी है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है, उसको हम याद रखते हैं कि जल थल और वायु सेनाओं का तीनों का प्रमुख जो है वो ये होता है हमारा सैन्य। राष्ट्रपति होता है सैन्य, जो इसकी शक्तियां हैं। आपातकाल संबंधी शक्तियां क्या हैं? 3 आर्टिकल याद रखने हैं यहाँ, 352, 356, 360। 352 में क्या है? 352 में है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये भी याद रखना है। और 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपातकाल क्या है? आपातकाल क्या है? देखो 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा? जैसे 62 में लगा है, 71 में लगा है और 75 में लगा है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध, मतलब या तो युद्ध के समय लगेगा या फिर ये आंतरिक अशांति के कारण पहले इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा अभी आपको। पहले पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। 1962 भारत और चीन के युद्ध के समय। 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, जिसमें बांग्लादेश अलग बना, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और लास्ट में लगा है 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर लगा दिया था, और 2 साल इमरजेंसी रखी देश में लगाकर 1975 से 77 तक। और बाद में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 में, जिसने जो है इस इमरजेंसी को जिस कारण से लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस कारण को ही खत्म कर दिया, जिसको कहते हैं आंतरिक अशांति। मतलब देश में आंतरिक इंटरनली जो है वो पीस, मतलब शांति नहीं है। इस चीज को खत्म किया था जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई ने। और इससे पहले जो 2 साल की इमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी आंतरिक अशांति के कारण। और आंतरिक अशांति की जगह पर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसमें शब्द जोड़ दिया गया कि अब सशस्त्र बल होगा इसकी जगह, जब तक सेना हथियार न डाल दे। जैसे देश में कोई भी आंदोलन होता है, पुलिस से काम नहीं चलता है, तो सेना को बुलाया जाता है, और जब तक सेना हथियार न डाल दे आप देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाओगे। ऐसा 1978 के जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है, 44वां संविधान संशोधन। 356 राष्ट्रपति शासन, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में लग सकता है। कुछ में सरकार गिर जाती है तब लगता है, कुछ में सरकार नहीं चल पाती तब लगता है। जैसे हरियाणा में 3 बार लगा है, 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1991 में लगा है। वित्तीय आपातकाल 360 में है, इसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक भारत में नहीं लगी, हालांकि हाँ, जब मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, जो हमारे बहुत बड़े हैं भारतीय देश के, जब वो गवर्नर थे, तब जो है लगभग वित्तीय इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल, ये किसी दिन फिर डिस्कस करके बताऊंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगने वाली थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने लगने नहीं दी, तो ये जो है आज तक नहीं लगी है। तो ये कुछ एक हैं, एक 111 पॉकेट विटो,
पॉकेट वेटो, कुछ एक जो है इसको अधिकार होते हैं, कुछ बिल को अपनी जेब में रख सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मोस्टली जो है 14 दिन तक रख सकता है। हाँ, एक उदाहरण जो है ज्ञानी जैल सिंह का दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित उनका जो भी प्रस्ताव था उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, मतलब अपने पास रख लिया और उसको दोबारा जेब से नहीं निकाला। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसकी पावर होती है पॉकेट वेटो की 111 में। कुछ स्वयं विवेक की शक्तियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं कि अपने विवेक से कुछ शक्तियाँ ले सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करते हैं, अगर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनमें तो सलाह ले लेगा, और जो इसके अन्य न्यायाधीश होंगे, अगर उनको लगता है राष्ट्रपति को उनकी नज़र में कि वो जो है कानून का विधि वेता है, कानून का जानकार है, तो उसको वो जज बना सकता है। ये इसकी स्वयं विवेक की शक्तियाँ। कुछ एक और भी शक्तियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये राष्ट्रपति का जो है आपका टॉपिक था, ये था। आई होप आप इसको पसंद करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। कुछ एक पॉइंट और रहते हैं, जैसे भारतीय जब संविधान लागू हुआ या देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन दोनों मुस्लिम थे, ऐसे भी याद रख सकते हो। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, वर्तमान महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से। ये ऐसे बहुत सारे जो हैं आप याद रख सकते हो। एकमात्र साइंटिस्ट जो राष्ट्रपति बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको साइंस जो है मिसाइल मैन कहते हैं, जिसको साइंस की बहुत जानकारी थी। तो ये आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगेगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये काम आएगा। पॉलिटिकल से संबंधित यहाँ से बहुत क्वेश्चन जो है वो संवैधानिक बन जाते हैं। ये बहुत सारे जो है आर्टिकल हमने आज याद कर लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा ये जो चैनल है GR क्लासेस बाय बलराज सर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और हमारी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है GR क्लासेस, इसको बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहे GR फैमिली के साथ। धन्यवाद।